हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं आपका वही ट्यूटर जो आपको यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ रिगार्डिंग मैथ्स एंड रीजनिंग। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा गाइडेंस सेशन भी शुरू करते हैं। ठीक है, मानता हूँ कुछ दिनों से मैं थोड़ा इनकन्सिस्टेंट चल रहा हूँ, थोड़ा बीच में अप एंड डाउन थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं डेली बेसिस पे आपकी वीडियो डालते रहता। तो इसी वजह से मैं एक साथ 3-4 वीडियोज़ को अपलोड कर दे रहा हूँ जो विथ पर्टिकुलर टाइम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा, कुछ वक्त का है ये, फिर उसके बाद डेली बेसिस पे आपकी वीडियोस अगेन आने लग जाएंगी। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो एक नई कैटेगरी की वीडियो है, दैट इज़ गाइडेंस वीडियो। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, हम आज से तो नहीं, आई एम थिंकिंग कि हम मंडे से उस चीज़ को शुरू करेंगे, दैट इज़ डेली टास्क चैलेंज। ठीक है, उसमें होगा क्या, जो बच्चे आपके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं इसमें थोड़ा बहुत डेली के टास्क दिया करूँगा कि आपको ये करना है, और जो सीरियस है रिगार्डिंग बैंकिंग और वो इस टास्क को फॉलो करता है, देन आई गारंटी कि आपका ये टास्क जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिज़ल्ट दिखता चला जाएगा, और वो रिज़ल्ट की बात प्री क्वालिफिकेशन, मेंस क्वालिफिकेशन, इवन जॉब तक की होगी। ठीक है, और ये मैं ऐसे ही नहीं हवा में बना रहा हूँ, आई हैव पर्सनली फॉलोड इट, और मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर एक पर्सन पे जो वर्क होता है वो अलग अलग काम करता है। ठीक है, कोई जल्दी ग्रैब्स कर लेता है, कोई लेट ग्रैब्स करता है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो आपको मैं डेली टास्क दूंगा वो आपके पूरे बेसिक्स से आपको एडवांस तक बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप रेडी हूँ। ठीक है, एक एक करके जितने भी मुझे लगे कि आपके साइड से क्वेश्चन बनने चाहिए थे मैं उन सबको ही लेके आ रखा हूँ, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि वाई यार डेली टास्क। ठीक है, क्या मतलब डेली करना चाहिए या वीकली करना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक है, सबसे पहली बात, ज़रूरत तो है। ज़रूरत इसलिए है कि देखो पहले एक बार समझते हैं कि क्या है। देखो अभी जो मंथ है ना, ये पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ठीक है, तुम्हारा 2026 शुरू हो चुका है और इसी के साथ नई वैकेंसीज भी खुलेंगी जो बैंक ऑब्वियसली कहता आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, जनवरी से लेके फेब तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। बैंक एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, इन बैंक एग्ज़ाम्स में आपके 3 एग्ज़ाम्स, IAPS PO एंड क्लर्क, RRB PO एंड क्लर्क, एंड SBI PO एंड क्लर्क, ये 6 एग्ज़ाम्स को ही मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, और भी एग्ज़ाम्स आएंगे नो डाउट। ठीक है, बट जितना मैं कह रहा हूँ 2026 में सबसे पहले जितना एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है वो आपका फेब में आ जा रहा है। ठीक है, आपका फेब से स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन जो आएगा। तो हम भी जानते हैं अगर कभी नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसके बाद 1 महीना तो पहले फॉर्म फिलिंग होती है, 1 महीना नहीं तो 20 से 25 दिन, फिर उसके बाद 20 से 25 दिन और रुकता है वो, जिसमें 10 दिन या 12 दिन बाद आपका फॉर्म करेक्शन आ जाता है। ठीक है, करेक्शन ऑफ फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद जाके फिर एक PAT ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जाके आपका पेपर होता है। तो लगभग फॉर्म फिलिंग के बाद आपके पास 40 डेज होंगे, 40 से 30, 1 महीना मान लो। तो अगर फेब की स्टार्टिंग में भी वो नोटिफिकेशन आता है, वैसे वो फेब की लास्ट में आएगा, पर स्टार्टिंग में भी अगर आता है तो आपके पास जैन, फेब और मार्च, ये 3 महीने आपके पास पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। अगर नियरेस्ट एग्जाम्स की बात की जाए तो क्या 3 महीने में प्रिपरेशन करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है, अगर आपके पास ये कैटेगरी है। सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी कि आज जितना पढ़ रहे हो कल भी उतना ही पढ़ना। देखो एक हमेशा जो रूल है ना उसको मान लो, दैट रूल इज कि आज जितना पढ़ा है ना कल उतना पढ़ो। ठीक है, आज अगर कम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम आज का जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, देखो इसका सबसे इजी इम्पैक्ट डेली लाइफ में कहाँ पड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल जो लोग रनिंग पे जाते हैं या फिर जो एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो एक दिन भी रनिंग करना छोड़ देते हैं ना तो अगले दिन उनकी बॉडी उनसे कहती है नहीं भैया आज रेस्ट करते हैं, उनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग आने लग जाती है। ठीक है, आपने जितना हार्डवर्क किया है अपनी बॉडी को बिल्डअप करने में, वो इस प्रोक्रेस्टिनेशन की फीलिंग से डिटोरेट होते रहती है। सेम केस यहाँ पे भी होता है, पढ़ाई तो और भी बोरिंग लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप 1 दिन 2 दिन छोड़ेंगे ना पढ़ना, या फिर कम कम करते रहेंगे ना, दिमाग कहेगा हाँ यार कल करके देखा ना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, आज और कम कर ले। ऐसे ऐसे करके आप प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जाओगे और लास्ट में आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल अपने मन में ये बना लो कि भाई कोई बात नहीं, मुझे आर्ट्स से नहीं करना। ठीक है, आर्ट्स देख के काम नहीं करना है, मुझे काम करना है टारगेट देख के। ठीक है,
देखो आवर्स देख के कोई काम करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं यार भाई। जैसे घड़ी में 4 बजे या मान लो 4 आवर्स का आपने टारगेट रखा है, 4 घंटे होते ही वाह यार टाइम अप हो गया, आपका जैसा भी सिलेबस था, जो भी सिलेबस था छोड़ो उसको, अब हो गया। क्या उससे आपको कुछ एफिशिएंसी या बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका पूरा टास्क भले ही पूरा पड़ा हुआ है, आप खाली बैठे रहे पढ़ने के लिए, आपने ना पढ़ाई करी, बस 4 घंटे किताब को देख रहे हैं। दैट इज़ नॉट व्हाट वी कॉल स्टडी। ठीक है, स्टडी होती क्या है? स्टडी होती है जब आप कोई टारगेट रखते हैं कि भैया आज मुझे इंग्लिश में ये ख़त्म करना है, रीजनिंग में पजल्स ख़त्म करनी है, 4-10 पजल्स तो बना के ही जाऊँगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना, छोटा छोटा जो सब रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि सबके अकॉर्डिंग एक टारगेट रख सकूँ। आप उसको फॉलो करिए डेली बेसिस पे, जिससे क्या होगा, आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हैं ना, थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ भाई आज के जो माइलस्टोन थे मैंने कंप्लीट कर दिए, वो एक सेटिस्फैक्शन कंप्लीट है। देखो ये एक ना जो प्रिपरेशन की जो रन होती है ना बहुत लंबी होती है, कोई नहीं जानता भाई कहाँ मोटिवेशन मिल रही है और कहाँ जा रही है। तो इसीलिए डेली बेसिस पे अपने टारगेट रखा करो, उनको सॉल्व करोगे तो मोटिवेशन ऑलरेडी आते रहेगी, एक पॉजिटिविटी आते रहेगी कि भाई आज का दिन मैंने बहुत प्रोडक्टिव किया। ठीक है, वो जो फीलिंग है ना वही आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगी और वही आपको पुश करेगी डेली कि भाई आज अच्छा करेंगे, कल उससे अच्छा करेंगे। ठीक है, और यही जाके आपका सिलेक्शन भी करवाएगी। तो पहला रूल तो सबसे सिंपल है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी कोई टाइम के रिगार्डिंग रखता है तो कोई टारगेट के रिगार्डिंग रखता है। मैं कहूँगा कि आप टारगेट के रिगार्डिंग रखिए, क्योंकि टाइम क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, टारगेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो वाई तो आपका मैंने आंसर कर दिया कि भाई बैंकिंग एग्जाम्स डेली क्यों करने हैं, कंसिस्टेंसी के लिए करने हैं, विद टारगेट करने हैं। ठीक है, डेली और वीकली में क्या अंतर होता है? अगर आप वीकली बेसिस पे टारगेट लगाते हैं कि भैया मैं इतने बड़े बड़े टारगेट रख लेता हूँ और वीकली बेसिस पे करूँगा, तो देखो यार हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर बात करें तो बड़े बड़े टारगेट देख के पहले ही मन करता है यार छोड़ो यार इसको कौन कर रहा है करके। ठीक है, आपने बड़े बड़े टारगेट्स को आज करेंगे नहीं, कल करेंगे नहीं, परसों करेंगे, ऐसे करके आपका हफ्ते का आखिरी दिन आ जाता है और आपके टारगेट्स वैसे ही पड़े होते हैं। तो वीकली टारगेट्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मंथली तो मैं छोड़ ही देता हूँ, मंथली में तो वैसे ही नहीं होगा अगर वीकली में नहीं हो रहा है तो डेली बेसिस पे टारगेट रखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स होंगे, मैथ्स में छोटे टारगेट होंगे, रीजनिंग में छोटे टारगेट होंगे, तो आप उन्हें करेंगे भी। और जैसे वो पूरे हो जाते हैं ना मन को शांति रहती है कि हाँ पहले दिन अगर मान लीजिए आप 50% टारगेट भी कर लेते हैं, 80-90 ऐसे करके कुछ वक्त के बाद आप 100% टारगेट कंप्लीट करने लग जाएंगे। पर अगर आप सच में डिवोटेड है ना तो आपको 10 सीधे पहले दिन से ही 100% के लिए जाना चाहिए सीधे। ठीक है, और अगर आप ये हर दिन 100% करते रहेंगे ना उतने बड़े टारगेट्स मिलेंगे भी नहीं, आपको पढ़ने का अलग से टाइम भी होगा और ये टारगेट करना भी है आपको। ठीक है, उससे आपकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंप्रूव होती रहेगी। ठीक है, अब उसके बेनिफिट्स क्या होंगे यार? बेनिफिट्स नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है ना। देखो ऐसे कई बच्चे होंगे जो इस साल भी बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। ऑफकोर्स ऐसा क्यों है? देखो कुछ नए बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएट करते हैं इस साल, कुछ अपेयरिंग में होते हैं वो भी आएंगे। ये बच्चे भी इसके दो टाइप के होते हैं, एक जिनको कोई प्रिपरेशन नहीं पता होती है, एक जो काफ़ी वक्त से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं सेल्फ अवेयर बच्चे होते हैं वो, और यही कंपटीशन को बहुत टफ बनाते हैं। अब जो प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे जो फ्रेशर है और एक रिपीटर है, रिपीटर वो जो कोर्स कंप्लीट कर चुका है और फ्रेशर वो जो अभी पेपर देने वाला है पहली बार, रिपीटर ने एक बार पेपर दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों में ही क्या दिक्कत है? अगर कोई एक रिपीटर है या फिर फ्रेशर है जो सोच रहा है कि भाई एग्ज़ाम का फॉर्म निकलेगा और फिर जाके हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि वो तो पहले ही रेस से बाहर हो चुका है। बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत ही कम 1% या 2% ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें क्वालिफाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही ये कोर्स पहले से पढ़ा होता है उन्हें कहीं ना कहीं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन में। ठीक है, और दूसरी बात अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? एसएससी हो गया, एसएससी के स्टूडेंट, बैंक के स्टूडेंट्स, नए ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका सब बैंक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट और एग्ज़ाम्स के बच्चे भी बैंक में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम बहुत अच्छी से कंडक्ट होते हैं, पीरियोडिकली होते हैं, और साथ ही साथ इनके रिजल्ट भी जल्दी आ जाते हैं। किसको नहीं चाहिए भाई ऐसे एग्ज़ाम्स? कौन नहीं भरेगा इन चीज़ों को? अपने एग्ज़ाम्स वो दे ही रहे हैं, पर बैंक के एग्ज़ाम्स भी वो दे रहे हैं, तो इसीलिए कट ऑफ भी हर साल ज़्यादा जाएगी और कंपटीशन भी हर साल ज़्यादा जाएगा। तो ये जो सीसी है ये बढ़ता चला जाएगा और ये दिमाग ख़राब करता चला जाएगा। तो आपको भी अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं ना तो आप उस कंपटीशन को फेस करने के लिए कैपेबल हैं। ये आप डेली बेसिस पे करके सबसे पहले तो एक सी दैट इज़ कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे। ठीक है,
और ये डबल CC दैट इज़ कंपटीशन और जो कट ऑफ जो बढ़ रही है उसको आप आराम से कैंसिल आउट करके अपनी एक पोजीशन बना लेंगे। पहली बात तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, आपको बस ये सोचना है भाई मुझे एक पोस्ट चाहिए, मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, डजेंट मैटर कितनी पोस्ट हैं, आप बस अपनी साइड से मेहनत कीजिए, ठीक है। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये दोनों ही आपको लॉन्ग रन में बहुत काम करेंगे। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि ये कंपटीशन से आप आराम से जीत जाएंगे। दूसरी बात, आप उस टाइम तक प्रिपेयर होंगे, आपके हर टॉपिक प्रिपेयर होंगे जिस टाइम पे नोटिफिकेशन निकल के बच्चे तैयारी की सोच रहे होंगे। आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप डेली प्रिपेयर, आप प्रैक्टिस की हैबिट में होंगे, आप मॉक दे चुके होंगे, डेली दे रहे होंगे, तो जब आप पेपर के लिए मॉक देंगे ना वो आपको बहुत ही आसान लगेगा। आसान अगर नहीं भी लगता है तो भी आपके लिए वो अचीवेबल होगा, ठीक है। तो बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये आ जाएगा कि आपका मोस्ट लाइकली द केसेस कि आपका प्री या मीन जिसके लिए भी आप अपेयर होने वाले होंगे उसके लिए आप प्रिपेयर होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस लास्ट के टाइम पे नहीं लेना पड़ेगा। और ज़्यादा तक ना पेपर से लास्ट के टाइम पे अगर लोगों को एंजाइटी होती है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। अगर आपने पहले से सब कुछ पढ़ा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से पेपर में दिमाग चलता है, आपके अंदर वो एंजाइटी कम होती है, कामनेस ज़्यादा होती है, और वो बहुत लॉन्ग रन में काम आती है, ठीक है। तो बेनिफिट्स तो बहुत हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई जो ये आपका डेली टास्क है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो मैंने सोचा है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, ठीक है। मैं इन चारों को ही इंक्लूड करूँगा। अब किस तरीके से इंक्लूड करूँगा, देखो मैथ्स में मैं जो बिगनर्स वालों के लिए ना, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्रेशर्स, उनके लिए एक अलग टारगेट लाऊंगा, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए एक अलग टारगेट लाऊंगा, ठीक है। दोनों ही वीडियोस में होंगे इंक्लूडेड, रिपीटर्स देख सकते हैं और फ्रेशर्स भी देख सकते हैं। अगर फ्रेशर्स की माने तो फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा मेन क्या है अभी, प्री और कोर्स कंप्लीट करना। वहीं रिपीटर्स के लिए क्या है, प्री और मेंस दोनों को साथ में देखना, मेंस को अच्छी से काम करना, अच्छी से पूरा करना, और प्री को स्पीड वाइज काम करना उन पे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंक्लूड होंगी आपकी इस डेली टास्क में, जहाँ पे GK भी इंक्लूडेड है। अब GK क्यों इंक्लूडेड है, देखो प्री का अगर हम सोच लेते हैं ना, प्री के बाद मेंस में जिन बच्चों ने बैंकिंग एग्जाम दिया उनको पता होगा 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलता, ठीक है। रिजल्ट के अगले ही 10 दिनों में आपका, आजकल तो ट्रेंड बन गया है कि रिजल्ट से 10 या 9 दिन पहले ही, मेंस के एग्ज़ाम के 10 दिन या 9 दिन पहले ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उससे पहले डिक्लेयर नहीं होता है। तो आप ये समझ के बैठिए कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा, उसमें से भी 8 दिन लगा लेना। कई लोग दूसरे स्टेट के होते हैं, उनको दूसरी जगह जाना होता है, कई लोगों का एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर होता है कि उनको 1 दिन तो ट्रैवल में लग जाता है, कोई 1 दिन पहले चले जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को सबको काउंट करके आप ये मानिए कि आपको प्री के बाद मेंस में ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो पहले से प्रिपरेशन करने में फ़ायदा हुआ, करोगे फ़ायदा तो मेंस एक ही बार में निकल जाएगा, वरना 3-4 बार मेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है कि आप किस टाइप की लाइफ चुनते हैं अपने लिए। आप चुनते हैं कि आप 3-4 मेंस बाद में भी देंगे या एक ही बार में इस किस्से को ख़त्म करते हैं। देखो प्रिपरेशन ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी से कर रहे हो, एक ही बार में पूरी ताकत लगा रहे हो, एक ही बार में रिजल्ट भी मिल जाएगा। बार बार पढ़ के एक चीज़ को दिमाग ख़राब हो जाता है। आपने एक बार पूरी शिद्दत से प्रिपरेशन कर दी ना, अगली बार नहीं करेगा मन आपका करने का। तो बेस्ट एफिशिएंसी है कि एक ही बार लगाओ और ऐसी लगाओ कि 100% हो, ठीक है। अब बात आती है कितने वक्त तक चलेगा। तो जो आपके डेली टास्क है ना, ये टास्क वाला जो आपका पार्ट है, ये वीडियोस होंगी, ये आपके एग्ज़ाम आने से पहले तक होगा, ठीक है। जब तक मुझे लगता है कि कोर्स पूरा नहीं हो रहा, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो रहा, आपके लिए डेली टास्क आते रहेंगे। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो मुझे बता देना, वैसे तो मैं आपके ना बताने से भी वीडियो डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। बट मेरी मानते हो तो इसको फॉलो करना। ये टाइम का कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं होगा, मैं डालते रहूँगा बच्चों के लिए, बेसिक्स वालों के लिए भी और बिगनर्स वालों के लिए भी और रिपीटर्स वालों के लिए भी। इट्स अप टू यू कि आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप अपने लिए मतलब जितने ज़्यादा अपने लिए ट्रूथफुल होंगे ना, आपको उतने फ्रूट्स मिलेंगे उसके। बस आपको फॉलो करना है। जो अपने आप से जितना सच बोलेगा वो उतना आगे जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं कर पा रहे हो एक दिन फॉलो, तो अगले दिन मेक श्योर करो कि पिछले दिन का और उस दिन का फॉलो पूरा करना है। करना तो करना है, एक भी ड्यू नहीं रखना है। अपना काम जितना कम पाइल्ड अप रखोगे उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। अगली चीज़, जैसा कि मैं बात कर रहा था, क्या ये बिगनर्स और रिपीटर्स के लिए ही होगा या मतलब बिगनर्स के लिए होगा या रिपीटर्स के लिए होगा, तो आंसर है कि भाई दोनों के लिए होगा। बिगनर भी इसके लिए बिगनर्स के लिए अलग से बनेगा, रिपीटर के लिए अलग से बनेगा, एक ही वीडियो में आएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेली बेसिस पे है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या ख़त्म करना है, ठीक है।
और गाइडेंस की भी एक अलग से वीडियो मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए करके, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट है जो मैं ये सब चीज़ डेली टास्क ये सब बोल रहा हूँ, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, किस तरह से होगा। देखो, जो मैं आपका ये टास्क ये सब कुछ बनाऊँगा, जो भी आपका ये पूरा एग्जामिनेशन रहेगा, जो सॉरी डेली टास्क रहेंगे आपके, जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के बारे में बात हो रही है, इसको मैं एज अकॉर्डिंग टू पेपर सोचूंगा, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू पेपर। डेली टास्क में मैं इन चारों को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। उसका रीज़न है कि अगर आप प्री देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, एक में बहुत गंदे हैं। देखिए, पेपर हमेशा जब सारे सब्जेक्ट बैलेंस्ड होते हैं या अबव एवरेज होते हैं तभी आपका निकलता है, वेदर इट इज़ प्री मेंस, ठीक है। मेंस में भी काफ़ी बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी जीके बहुत अच्छी होती है पर मैथ्स और रीजनिंग बहुत वीक होती है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही अच्छी होती है पर जीके में उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। तो मेरी मानिए, सारे सब्जेक्ट्स बैलेंस करके चलिए। सारे सब्जेक्ट बैलेंस करने से आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना औरों की होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। उस एग्जांपल की तरह से देखिएगा। जैसे देखिए, ये एक सिंपल सी चीज़ है। अगर इस मार्जिन के हिसाब से देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट का आपका कितना होता है टोटल, अगर देखा जाए, मान लेते हैं, वैसे बराबर मार्क्स के नहीं होते पर फिर भी मान लेते हैं, ठीक है, 50 50 50 50। हर एक एग्ज़ाम, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, हर एक सब्जेक्ट आपका 50-50 मार्क्स का है। मान लीजिए मेंस में 200 मार्क्स का पूरा पेपर है। आपको पता है सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की जाती है। लिख के दिया जाता है कि जनरल की कट ऑफ 80 to 90 जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली यही केसेस होते हैं अगर पेपर अपने लेवल का आया है तो। अगर वो ईजी आया है तो इससे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, अगर टफ आया तो इससे कम कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। बट कट ऑफ का रेंज यही रहता है, वेदर इट इज़ एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। इस बार एसबीआई पीओ का पेपर टफ आया था थोड़ा, बच्चों के हिसाब से, फ्रेशर्स के हिसाब से, रिपीटर्स के हिसाब से तो बहुत ईजी आया था, ठीक है। और एसबीआई के आईबीपीएस पीओ हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, इन सभी एग्जाम्स में जो मेंस की कट ऑफ होती है वो 80 से 90 के आसपास तो रहती है। ये जेन्यून है अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो, ठीक है। ऐसे वाले केस में काफ़ी लोग होंगे जो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, पर जीएस में नहीं कर पाएंगे। हर एक एग्ज़ाम का एक सेक्शनल कट ऑफ होती है। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाए ना, डजेंट मैटर आप मैथ्स, इंग्लिश, जीएस में कितने लाए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में कितने लाए हैं, सेम आपका दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी है। तो मेरी मानिए, हर एक सब्जेक्ट में टॉप लेवल बनना उतना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम में बराबर मार्क्स लाना, लगभग नज़दीक तक जाना, ठीक है। जीएस वैसे मैं खाली 23 लिख रहा हूँ, पर 20 से 15 तक भी आप लाते हैं ना तो दूसरा सब्जेक्ट आपको इसमें कंपनसेट कर देगा। लगभग आपको ऐसी रेंज में अपने मार्क्स लाने हैं कि हाँ, आप बिलो एवरेज भी ना दिखें और आप ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अबव एवरेज हो जा रहे हैं। आपका जो चार्ट है वो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में आपका जो वर्क होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। फिर आप उसके बाद जैसा भी करते हैं, अगर आपको और टाइम मिल रहा है तो अपने दूसरे सब्जेक्ट को और अच्छा बना सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट कम से कम हर एक सब्जेक्ट को एक लिमिट से ऊपर तक तो पहुंचाइएगा, ठीक है। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कल के दिन आप फिर वही बच्चों से कहते सुनोगे कि यार मेरा 2-3 पॉइंट से रुक गया, मेरा इतने से रुक गया, मेरी तो सेक्शन कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, वरना मार्क्स तो मेरे बहुत अच्छे थे। ये प्रॉब्लम्स होती है हर किसी के साथ। उनकी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि भाई उन्होंने पढ़ा है वो चीज़, बट आया कुछ और है, क्योंकि उन लोगों ने डेली नहीं पढ़ा है। लास्ट के 1 महीने में आप पूरी की पूरी जीएस के पीछे पड़े रहेंगे तो आई बिलीव कि आपका कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना। जो बच्चा, जैसे जीके की बात करते हैं, जो बच्चा 3-4 महीने 6 महीने से जीके पढ़ रहा है लगातार, उसकी जीके रिटेनिंग और आपके 1 महीने की जीके रिटेनिंग में कितना फ़र्क होगा वो सोचिए ना। पेपर घुमा के भी देगा ना तो भी वो तैयार होगा, उसके फिर भी मार्क्स आ जाएंगे अच्छे खासे, बिना तुक्के के। अगर दोनों बच्चे तुक्के नहीं मार रहे हैं तो। अब तुक्के की वजह से थोड़ा गेम ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोग लक का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पर अगर हम बात करें क्या लक यूज़ करना चाहिए, तो मेरी मानिए, कभी भी तुक्के मत मारना। बैंक के एग्ज़ाम में तो कभी भी नहीं। देखो, प्री में तो आपका तुक्के मारना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है, जितनी अच्छी एक्यूरेसी उतने अच्छे मार्क्स, जितनी गंदी एक्यूरेसी उतने गंदे मार्क्स, ठीक है। ये तो गारंटीड होता है नॉर्मलाइजेशन में। वहीं मेंस की बात कर लेते हैं। देखो, मेंस एक ऐसे पेपर है जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते।
आपने प्री निकाला है, आपका बस एक कई पेपर में केवल मेंस ही मेंस होता है, उसके बाद जॉब डिसाइड हो जाती है क्लर्क के पेपर में जनरली, ठीक है। तो उस टाइम पे आप मेंस में नहीं मार सकते ना तुक्के, आपने लगा दिया, चलो ठीक है 2-3 मार्क्स के लिए आप कर भी सकते हो, पर पूरी की पूरी जीके में से जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो 40 या 50 क्वेश्चन में से 30, 35, 40 करके आए रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं भैया हमने लगभग इतने मार रखे हैं तो मार्क्स तो अच्छे आ ही जाएंगे, ठीक है आ जाते हैं, पर वो जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो सिनेरियो क्रिएट होता है ना, वो नेगेटिव मार्क्स वाला सिनेरियो आपको 3-4 मार्क्स कम ले आता है। आपने जितनी मेहनत मैथ्स रीजनिंग में करी होती है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी पूरी बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो कुछ बेनिफिट्स के लिए उतना बड़ा रिस्क मत लेना। तभी मैं कह रहा हूँ पढ़िए, पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पढ़ने से आपको तुक्के कम मारने पड़ेंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे। काफ़ी बच्चे कहते हैं ना 150 160 अटेंड करके आए हैं भाई 100 तो आ जाएंगे, पर उनके 70-75 भी टच नहीं होते हैं। वहीं पे एक बच्चा है जो एक्यूरेसी के साथ करके आया ना, वो 80 to 85 भी करके आया है, तो श्योरिटी होती है भाई कि वो 80 तो लाएगा ही लाएगा। अपने अटैम्प्ट पे भरोसा कब आता है, जब आप एक्यूरेसी पे काम करते हैं। तभी डेली बेसिस पे टारगेट दूंगा, उनको करिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। बैंकिंग एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ मायने रखती है, एक स्पीड जो आती है डेली प्रैक्टिस से, दूसरा आता है एक्यूरेसी जो आती है आपकी प्रैक्टिस से। एक्यूरेसी भी प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। आप एक्यूरेट कितने हैं वो आपकी प्रैक्टिस दिखाती है। अगर आप एक ही बार में बिना पहली बार पेपर देने जा रहे हो ना, आप कितने भी ज़्यादा एक्यूरेट हो आप गलती करोगे। पेपर का प्रेशर हर किसी से गलती करवाता है। आप 2+2 8 लिख के आओगे ये तक मैं बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ही ऐसा होता है। तो इसको हैंडल कैसे करोगे, प्रैक्टिस से। स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस से। उसको कैसे बिल्डअप करना है, डेली प्रैक्टिस से, ठीक है। तो एट द एंड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर मैन नहीं तो ह्यूमन परफेक्ट ही कह लो, पर करता तो है ना प्रैक्टिस, ठीक है। तो गो फॉर दैट। मैं आपको डेली बेसिस पे हमारे जो सीरीज शुरू होगी वो आपकी मंडे से होगी, सो डू वॉच इट। एंड उसके रिगार्डिंग और बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड हाउ आई क्लियर्ड माई SBI PO इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। 7 महीने प्रिपरेशन करने के बाद हाउ आई एबल टू क्लियर इट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने 7 महीने से ही बस बैंक का पढ़ना शुरू किया था, मैं उससे पहले भी डिफेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन करता था। थैंक्स टू दैट मेरा बेसिक क्लियर था। ऑल आई हैव टू से इज़ दैट कि बैंक की जो प्रिपरेशन मैंने सीरियसली करना शुरू करी थी वो 7 मंथ्स पहले ही शुरू करी है, ठीक है। और वो भी 7 मंथ्स तब जब मुझे लगा कि अब कर लेना चाहिए, वरना सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था पढ़ाई में। वो मेरी एक डिफरेंट स्टोरी है, मैं उसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और वो वीडियो देखते हैं, ना ही वो लाइक करते हैं ना ही वो सब्सक्राइब करते हैं। सो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि एक बार भाई सब्सक्राइब करने में कुछ गलत नहीं हो रहा है, वीडियोस आपको दिखती जाएंगी, पैसा आपका लग नहीं रहा है, ठीक है। आई एम वर्किंग हार्ड, तो कम से कम थोड़ा बहुत एज अ फीस ही आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, इट इम्प्रूव्स माई मोटिवेशन, ठीक है। थैंक यू।